बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे विच इज़ कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आई होप कि इससे पिछले वाले लेक्चर आपने सुन के आए होंगे। आपको याद है इसी से पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको आइडियल फ्लूइड पढ़ाया था, क्या होता है, ठीक है। उसकी कंडीशंस 3-4 पढ़ाई थी और स्ट्रीम लाइन और टर्बुलेंट फ्लो का डिफरेंस बताया था। और उसी से पिछले लेक्चर में हमने टर्मिनल वेलोसिटी, ये वो टर्मिनल वेलोसिटी चैप्टर में 6 का पहला लॉन्ग है और ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी चैप्टर में 6 का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो विस्कोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, ड्रैग फोर्स, स्ट्रीम लाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, आइडियल फ्लूइड, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो पीछे वाले 2-3 लेक्चर सुने हैं। बात समझ आई? अगर आपको पीछे वाला सारा कॉन्सेप्ट है तो आइए फिर आज का लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जी बेटा, आज के लॉन्ग क्वेश्चन का नाम है जी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सबसे जो फेमस एमसीक्यूज आता है ना, इसमें से पहले तो आप वो नोट करें, इसमें एमसीक्यूज क्या है बेटा। एक बात तो आपने ये जहन में रखनी है कि इसमें लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस अप्लाई होता है जी। पहला तो एमसीक्यूज आपने ये जहन में रखना है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस अप्लाई होता है। ओके हो गया, ये एमसीक्यूज आपने नोट कर ली है। अब हम शुरू करते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन सबसे आखिर में पढ़ाऊंगा। उसकी वजह पता है क्या है? जो इसकी इक्वेशन है वही तो इसकी डेफिनेशन है। तो जब इक्वेशन प्रूव होगी तो डेफिनेशन समझ आएगी ना। तो पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर प्रूव करेंगे और आखिर में डेफिनेशन बताऊंगा। नो डाउट कि आपने डेफिनेशन पेपर में लिखनी सबसे पहले ही है, लेकिन मैं समझाऊंगा आखिर में। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो डायग्राम जरा चेक कीजिएगा। तो जी बेटा, आपने बुक वाला कहता है कंसीडर अ नॉन यूनिफॉर्म। अगर आप थ्योरी पे गौर करें ना, नॉन यूनिफॉर्म मतलब जिसका एरिया सेम ना हो। तो ये मैं एक पाइप ले रहा हूं, ये आपको एक पाइप नजर आ रहा है। इस तरह आपने लेना है कि इसका नीचे वाला एंड थोड़ा सा पतला हो और ऊपर वाला एंड थोड़ा सा मोटा हो। ये आप गौर कीजिएगा। दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म है। बच्चे, आपको बुक में थोड़ा सा वाज़ेह फर्क नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपने ये डायग्राम बनाते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखना है। नॉन यूनिफॉर्म का आपने बॉक्स में अंडरलाइन कर लेना है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है जिसका एरिया सेम ना हो। तो ये पाइप का लोअर एंड है और ये पाइप का अपर एंड है, ठीक है। और ये थोड़ा सा बारीक लेना है और ये थोड़ा सा मोटा लेना आपने, ताकि इसका एरिया और अपर एरिया में थोड़ा सा फर्क हो। ओके जी। अब देखिएगा नेक्स्ट मैं क्या क्या नाम दे रहा हूं। ये जो लोअर एंड है ना बेटा, इसमें पानी फ्लो करता है, ये लिक्विड फ्लो कर रहा है। मिसाल के तौर पर इसने फासला कितना तय किया जी लिक्विड ने, यहां से लेके यहां तक, इसको मैं नाम दे देता हूं डेल्टा x1। और लोअर एंड का एरिया है जी A1, अपर एंड का एरिया है A2। यानी कि लोअर एंड में जितनी भी चीजें आएंगी ना उसके साथ मैं A1 लिखूंगा और अपर एंड में जितनी भी चीजें आएंगी उसके साथ मैं A2 लिखूंगा। जैसे ही फ्लूइड इंटर होगा तो जाहिर बात है अपर एंड से बाहर भी निकलेगा। तो ये जो अपर एंड में इसने फासला तय किया है लिक्विड ने, इसको मैं नाम दे देता हूं जी यहां से लेके यहां तक, दिस इज डेल्टा x2। यानी कि लोअर एंड है और ये अपर एंड है। एरिया A1, एरिया A2। इधर लिक्विड ने कितना फासला तय किया, डेल्टा x1। इधर कितना जी, डेल्टा x2। बात समझ आ रही है ना बच्चे? उसके बाद जहन में रखिएगा, ये जो फासला तय किया ना x1, इसका यूनिट होता है मीटर और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर क्या होता है, मीटर, और मीटर स्क्वायर ये तो बन गया मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब किसका यूनिट है, वॉल्यूम का। तो ये आपको V1 लिखा नजर आ रहा है और अपर एंड का जो वॉल्यूम होगा वो V2 होगा। ये मैंने V थोड़ा सा बड़ा लिखा है, इसका मतलब है ये वॉल्यूम है। पूरे जब मैं इसका प्रूव करवाऊंगा ना, जहां पे मैं बड़ा V लिखूंगा उसका मतलब है वॉल्यूम, और जहां पे थोड़ा सा छोटा V लिखूंगा उसका मतलब है स्पीड। तो ये वॉल्यूम कहां से है, आपको समझ आया? वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। ये कहां से आया?
इन दोनों को ज़रब देने से मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, तो ये आ गया जी इस लोअर एंड का वॉल्यूम और ये आ गया अपर एंड का वॉल्यूम। तो डायग्राम बच्चे आपको समझ आ गई। ये नीचे मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा तो आपने जगह थोड़ी सी पहले छोड़ देनी है। तो आइए इसका मैं प्रूव करवाता हूं। कंसीडर आपने यही करना है कि इस पाइप के अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है ना वो आइडियल फ्लूइड है। और अगर आप समझना चाहते हैं ना आइडियल फ्लूइड क्या होता है तो इससे पीछे वाला लेक्चर सुन के आए, प्ले लिस्ट में जाएं तो वहां पे लिखें, या आप यूट्यूब पे सर्च करें लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो बाय मुबशर अहमद, तो आपके सामने वो लेक्चर आ जाएगा। जरा तवज्जो कीजिएगा। फॉर लोअर एंड, अब मैं लोअर एंड के लिए कैलकुलेशन करूंगा। ओके, तो जी बेटा इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जरा आपने तवज्जो से सुनना है। डेंसिटी का फार्मूला आपने समझा है क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। अब ये वी मैं थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूं। रो से मुराद है डेंसिटी, रो से क्या मुराद है? डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। रो के साथ 1 लिख दें, वी के साथ भी 1, एम के साथ भी 1। अच्छा 1 का मतलब पता है क्या है? कि ये लोअर एंड है। मैं इसके साथ लिख देता हूं दिस इज लोअर एंड, और ये क्या है बेटा मेरे पास? दिस इज अपर एंड। तो ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है, लोअर एंड और अपर एंड। तो मैं पहले लोअर एंड की कैलकुलेशन कर रहा हूं। डेंसिटी का फार्मूला होता है जी रो इज इक्वल टू एम ओवर वी, मैस ओवर वॉल्यूम। अब हमने क्या निकालना है? मैस। किसने कहा बोला? मुझे कैसे पता चला मैंने मैस कैलकुलेट करना है? बताएं भाई, शुरू में एमसीक्यूज बताया तो है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस अप्लाई हो रहा है, तो मैस ही तो फाइंड आउट करेंगे। तो आप m1 के साथ आप लिख देंगे डेल्टा। m1 के साथ आप क्या लिखेंगे? डेल्टा। तो m1 को आप बाहर निकाल लें जी, डेल्टा m1, ठीक है। और ये v1 डिवाइड रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ρ1 इंटू v1। ये v थोड़ा सा बड़ा आपने लिखना है ताकि ये वॉल्यूम को शो करे। तो डेल्टा m1 इज इक्वल टू ρ1 v1। तो अब मैं क्या लिखूंगा बच्चे? डेल्टा m1 इज इक्वल टू ρ1 डेंसिटी। ये वॉल्यूम क्या चीज है? इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। तवज्जो करें, याद करें ये डायग्राम। v का मतलब क्या है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम का यूनिट क्या है? ये मैं आपको बता दूं, देखें, लेंथ का यूनिट होता है मीटर और एरिया का यूनिट होता है मीटर ज़रब मीटर विच इज मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। ये बातें आपने जहन में रखनी है। अब वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, ठीक है। अब मीटर क्यूब कैसे आएगा? जब आप इन दोनों को ज़रब दे देंगे। तो जरा देखिए, वॉल्यूम v1 की जगह पे मैं a1 और डेल्टा x1 लिख सकता हूं। तो जरा देखें, v1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? a1 इंटू डेल्टा x1, ठीक हो गया। अच्छा मुझे कैसे पता चला यही आना है? यानी कि वॉल्यूम की जगह पे ये कैसे है? मैं इधर जरा, ये v1 की जगह पे ये मैंने लिखा है और ये ρ1 तो एज इट इज आ गया ना। वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। अगर आप एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, ये मीटर क्यूब ही तो बनेगा। तो वॉल्यूम की जगह पे हम ये लिख सकते हैं ना, a1 डेल्टा x1। समझ आ गया? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये जो है ना डेल्टा x1, बच्चे आपने ये इक्वेशन पढ़ रखी होगी, s इज इक्वल टू वी टी। ये आपने छोटी क्लासों के अंदर इक्वेशन पढ़ी है, s इज इक्वल टू वी टी। अब ये जो डेल्टा x1 है, ये तो डिस्टेंस है कि लिक्विड ने कितना फासला तय किया है। दिस इज कॉल्ड s डेल्टा x1। तो फिर अपर इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास? डेल्टा m1 इज इक्वल टू ρ1, उसके बाद a1 ρ1 a1 डेल्टा x1, इसको आप समझ लें ये s है, s इज इक्वल टू वी टी। तो v इंटू टी की जगह पे मैं लिखूंगा डेल्टा टी। दिस इज v1। याद रखना है ये v स्पीड के लिए है, और ये जो थोड़ा सा बड़ा v था ना, ये मैं ना इस तरह ये लाइन डाल देता हूं, ये वॉल्यूम की निशानी है, ठीक है। ये वॉल्यूम था और ये स्पीड है, दोनों में फर्क है। देखना, वॉल्यूम तो हमने वैल्यू पुट करवा दिया, वॉल्यूम तो खत्म हो गए, अब ये आगे स्पीड है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वॉल्यूम के लिए, ये स्पीड के लिए। तो बच्चे आपके पास लोअर एंड की इक्वेशन आ गई, डेल्टा m1 इज इक्वल टू ρ1 a1 v1 डेल्टा टी। ओके हो गया। अब सेम हम कैलकुलेशन करेंगे, ये तो लोअर एंड के लिए हो गया ना। अब मैं लिखूंगा सिमिलरली,
बिल्कुल इसी तरह हम अपर एंड की कैलकुलेशन भी करेंगे। तो आप हेडिंग लगाएंगे फॉर अपर एंड, तो बच्चे हेडिंग क्या आएगी? फॉर अपर एंड। ठीक हो गया जी। तो अब अपर एंड के लिए मैं कैलकुलेशन करने लगा हूं, तो उसके लिए ना सारा प्रूफ दोबारा करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप लिखे रो टू डेल्टा एम टू वी टू, ये सारा काम दोबारा करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये स्टेप समझ आ गए हैं ना तो फिर बहुत इजी सी बात है। यानी कि सिर्फ अब आपने क्या लिखना है? फॉर अपर एंड सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह क्या आ जाएगा बच्चे? ये जो मैंने बॉक्स में इक्वेशन लिखी है ना, बस जहां पे 1 है वहां पे आपने 2 लिख देना है। तो क्या आ जाएगा? डेल्टा एम टू इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू और डेल्टा टी। अच्छा, टाइम के साथ 1 2 नहीं लिखेंगे, बिकॉज टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। या जितनी टाइम में पानी इंटर हो रहा है उसी टाइम में बाहर भी तो निकल रहा है ना, तो टाइम के साथ 1 2 वाला कोई चक्कर नहीं है भाई। तो ये आ जाएगा जी डेल्टा एम टू। तो बच्चे हमने डेल्टा M1 और डेल्टा M2 की वैल्यू निकाल ली। ठीक हो गया। आप जरा इस चीज को नोट करें, मैं लाइन लगा लूं तो फिर हम आगे प्रूव करते हैं। शाबाश, जल्दी करें। तो जी बेटा डेल्टा M1 और डेल्टा M2 की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, लाइन लगा ली हमने। तो अब हम लिखेंगे अप्लाई। आपको याद है मैंने शुरू में क्या लिखा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप लिखेंगे अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना इससे अगले लॉन्ग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे हम, बर्नौली इक्वेशन में। ठीक है। तो आपको पता है कॉलेज एकेडमी में टॉपिक्स चल रहे होते हैं, तो इस वजह से मुंह से निकल गया। बहरहाल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ही अप्लाई होगा। अब जरा देखिए डेल्टा M1 और डेल्टा M2, अगर लिक्विड है आइडियल, आइडियल की कंडीशन याद है ना, इनकंप्रेसिबल, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो, ठीक है, और इनकंप्रेसिबल हो, डेंसिटी कांस्टेंट हो, नॉन विस्कस हो, तो उसका मैस फिर कंजर्व रहेगा। कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट। तो मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा M1 इज इक्वल टू डेल्टा M2। बच्चे नोट कीजिएगा, डेल्टा M1 इज इक्वल टू डेल्टा M2। इसका मतलब पता है क्या है? कि लोअर एंड का मैस और अपर एंड का मैस इक्वल है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ही तो अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि लोअर एंड का मैस और अपर एंड का मैस सेम है। अच्छा जी, डेल्टा M1 की वैल्यू पुट करवाएं, क्या आ जाएगी? रो1 A1 V1 डेल्टा टी इज इक्वल टू रो2 A2 V2 डेल्टा टी। तो मैंने डेल्टा M1 और डेल्टा M2 की वैल्यू पुट करवा दी है जी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच गया बच्चे? बाकी बचेगा रो1 A1 V1 इज इक्वल टू रो2 A2 V2। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। लेकिन अगर लिक्विड है आइडियल, आपको याद है ना, फॉर आइडियल फ्लूइड के लिए, फॉर आइडियल फ्लूइड तो आपको बच्चे पता है कि आइडियल में तो डेंसिटी तो कांस्टेंट होती है। आइडियल फ्लूइड में डेंसिटी क्या होती है जी? कांस्टेंट। तो मैं क्या लिखूंगा? रो1 इज इक्वल टू रो2 इज इक्वल टू रो। अब रो1 की जगह पे आप रो लिखें, क्या आ जाएगा? रो A1 V1 इज इक्वल टू रो A2 V2। मैंने रो1 और रो2 की जगह पे रो लिख दिया, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट है। आइडियल फ्लूइड में यही तो होता है। तो रो से रो कैंसल, तो क्या आ गई जी इक्वेशन आपके पास? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, या जिसको आप ये भी तो लिख सकते हैं AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। AV इज इक्वल टू, यानी कि जिस तरह इधर है उसी तरह उधर है। तो बच्चे दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की मोर जनरल फॉर्म है। इसको भी आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। असल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही है, लेकिन जब लिक्विड आइडियल कंसीडर करेंगे फिर हम इसको मानेंगे। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अच्छा, ये जो फाइनल इक्वेशन में V है ये भला किसको शो कर रहा है बताएं?
ये स्पीड को शो कर रहा है, वॉल्यूम को नहीं, क्योंकि भाई वॉल्यूम की तो वैल्यू पुट करवा दी थी हमने शुरू में। ये देखें तो ये तो स्पीड ही चल रहा है सारा, तो ये एरिया है और ये स्पीड है। आप बात समझ रहे हैं? तो जरा इस चीज को आप नोट करें, फिर मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं। चले ठीक है जी, फ्रेम के अंदर आ रहा है तो चलें जी बच्चे, अब इसकी डेफिनेशन हम नोट करते हैं। शाबाश, मैंने कहा था ना मैं आपको डेफिनेशन बिल्कुल आखिर में बताऊंगा, तो आप देखें डेफिनेशन की बारी आ चुकी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी बच्चे, जरा नोट करें। फॉर एन आइडियल फ्लूइड आप क्या लिखेंगे, फॉर एन, आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, फॉर एन आइडियल फ्लूइड द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, आपने देखा ना ए से मुराद क्या है, एरिया, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड फ्लूइड स्पीड, वी का मतलब क्या है, स्पीड, इज कांस्टेंट। कहता है जी एरिया को और स्पीड को आप ज़रब दें तो आंसर कांस्टेंट आएगा, यानी कि जिसको मैंने ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट का है। याद रखेंगे एक रूल है, जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो ना तो वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। ये ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना, एरिया और स्पीड क्या हो रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया और स्पीड मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो ये आपस में क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बच्चे ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे रोजमर्रा लाइफ के अंदर भी यूज होती है। बच्चे अक्सर पूछते हैं सर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का आम जिंदगी में क्या मकसद है, भाई है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का आम जिंदगी में भी मकसद है, बिल्कुल है। आप जरा तवज्जो करें ना, ये देखें, ये आप देखेंगे कि ना आपकी बुक में ये एक पानी की टैप बनी हुई है, आप नोट कीजिएगा, ये पानी की टूटी है, ये साइड इंफॉर्मेशन में बनी हुई है। अब वो बताना क्या चाह रहा है, कहता है जब वो लिक्विड नीचे आता है ना पानी की टूटी से, ये इसकी एप्लीकेशन है जी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, वाटर टैप। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे पानी नीचे आएगा ना उसकी एरिया कम होता जाएगा। तो आपको अभी तो मैंने बताया एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, एरिया कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगी। यानी कि अभी हमने पढ़ा कि जब एरिया कम होगा तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो जब आप पानी की टूटी के नीचे हाथ करें ना, वाटर टैप के नीचे, तो पानी की स्पीड तेज महसूस होती है आपको हाथों पे। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 ये तो आम लाइफ में भी अप्लाई हो रही है, जहां पे एरिया कम स्पीड ज्यादा, एरिया ज्यादा स्पीड कम, यानी कि एरिया और स्पीड का इनवर्स रिलेशन है। पानी की टैप हर घर में लगी हुई है, तो हर घर में जब आप पानी की टैप खोलें तो आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद आनी चाहिए कि भाई एरिया कम होने की वजह से। एक और मिसाल दूं आपको, आपने कभी घर में मुशाहिदा किया होगा, कभी अक्सर घर की औरतें या वैसे हम कभी भी फर्श को धोएं तो पानी के जो पाइप होते हैं ना, पानी के पाइप, उसमें से जब पानी निकलता है तो वो जो पानी के पाइप का एरिया ज्यादा है तो आप देखते हैं पानी इधर ही गिर जाता है। एरिया ज्यादा होता है ना तो स्पीड कम होती है। तो आपने कभी गौर किया कि हम उस पाइप के ऊपर ये अंगूठा रख लेते हैं, अपना थंब, अंगूठा हम क्यों रखते हैं इस सुराख के ऊपर पाइप के, हम इसीलिए तो रखते हैं ताकि उसका एरिया कम हो जाए। तो आपने देखा जब हम अंगूठा रखते हैं तो पानी ज्यादा आगे को जाता है, पानी ज्यादा आगे को जाता है कि पानी की स्पीड बढ़ गई। पानी की स्पीड क्यों बढ़ गई भाई, एरिया कम हो गया। एरिया किसने कम किया है, आपने अंगूठा जो रखा है उस पानी के पाइप के ऊपर, उस सुराख के ऊपर। तो पता चला आम जिंदगी में यूज तो है, एरिया कम स्पीड ज्यादा। तो मैंने ये दो एग्जाम्पलें भी दे दी। अब आगे एक और इसकी डेफिनेशन भी है बच्चे, यानी कि एरिया का यूनिट क्या है, जरा तवज्जो करें ना। एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, स्पीड का मीटर पर सेकंड। तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो बच्चे ये नोट कर लें, दिस इज कॉल्ड फ्लो रेट। तो ये इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बच्चे आती है, याद रखेंगे। ए वी का ये जो प्रोडक्ट है ना, ए और वी का, एरिया और स्पीड का, इसका यूनिट किसके इक्वल होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड के, विच इज सिंपली कॉल्ड फ्लो रेट। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है, फॉर एन आइडियल फ्लूइड द वॉल्यूम, मीटर क्यूब किसका यूनिट है, वॉल्यूम का, द वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड
एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट। यानी मैं लिख देता हूं इसकी दूसरी डेफिनेशन, फॉर एन आइडियल फ्लूइड, फॉर एन आइडियल फ्लूइड, ये आपने नोट कर लेना, ये एमसीक्यू आ जाता है पेपर में, ठीक हो गया, ये एमसीक्यू आता है बच्चे पेपर में। फॉर एन आइडियल फ्लूइड, एम क्यूब को क्या कहते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, इसको वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड या सिंपली फ्लो रेट, इसका उर्दू में मतलब है बहाव की शरह। द वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट, ठीक हो गया जी। तो इसका मैंने यूनिट भी बता दिया, ए और वी का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब पर सेकंड, जिसको हम फ्लो रेट कहते हैं। ओके है बच्चे, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का अपना बहुत सा ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट बर्नौली इक्वेशन में आपको पढ़ाऊंगा, तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।